नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4 और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। माफ कीजिएगा। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे परिवारवाद पर पीएम मोदी के इंक्वायर। तो इंडिया गठबंधन पर कैसे किया प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार। वहीं बंगाल में ममता के शेख पर कलकत्ता हाई कोर्ट का चाबुक। अब सीबीआई पूछेगी सवाल। संदेश खाली के सारे राज खुलने वाले। तो वहीं आपको दिखाएंगे आज की ज्ञानवापी में नई साजिश का राज फाश। किसे चुप रही है तहखाने की घंटी, ये भी आपको दिखाएंगे। वहीं राम विरोधी ब्रिगेड बौखला चुकी है। सनातन के खिलाफ जहर उगलने पर उतर आई है। किसने किया प्रभु श्री राम का अपमान, ये आपको दिखाएंगे एक एक करके। हर खबर प्राइम एट 4 में आपके सामने होगी। सबसे पहले बताएं आपको बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में सीबीआई की कस्टडी में होगा शाहजहां शेख। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हमले मामले में शाहजहां शेख से पूछताछ की जाएगी और सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है ईडी अटैक वाला केस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख पर बड़ा फैसला लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही थी, मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बावजूद इसके कि जो केस है उस केस में यही कहा गया कि शाहजहां शेख पर कानूनी शिकंजा कसा गया। एजेंसीज पर हमले को लेकर के ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिए। आपको बता रहे कि कैसे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है शाहजहां शेख के ऊपर लिए गए इस फैसले को लेकर के, क्योंकि आरोप है ममता सरकार के ऊपर कि शाहजहां शेख से लगातार शिकायतें करने के बावजूद बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर रही थी शुरुआत। उसके बाद कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव सामने आया। राज्यपाल की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस दिया गया था 72 घंटे का, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। वहीं 2024 के चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। मामला परिवार तक पहुंच चुका है। आज पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली से एक बार फिर परिवारवाद के खिलाफ तीखा वार किया। बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश ही परिवार है और परिवारवादी इतने इनसिक्योर हैं कि किसी युवा को आगे बढ़ने नहीं दिया। परिवारवादियों के पास महल है, शीश महल है। मोदी ने आज तक अपना घर नहीं बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने देश की खदानें बेच दी। बौखलाए लोग मेरे परिवार नहीं होने की बात कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। तो मोदी के परिवार को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद में लोगों ने पीएम मोदी के पोस्टर लगा दिए। मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। व्यापारियों ने अपने दुकानों के बाहर लगा दिए पोस्टर मैं दिखाऊं आपको। उससे पहले बता दूं आपको कि पोस्टर लगाकर लोगों ने लगाए मैं हूं मोदी का परिवार के नारे भी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां मैं मोदी का परिवार, ये पोस्टर मुरादाबाद में जगह जगह चस्पा कर दिए गए। कल से इसी वाक्य की, इसी स्लोगन की बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया से लेकर के बाजारों तक। पूरा देश परिवार है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनके परिवार का सदस्य है और सब लोग प्राणपण से जुट करके इस बार प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें मोदी जी के साथ हैं। उनके परिवार के सदस्य एक एक वोट कमल के फूल पर डालने के लिए तैयार हैं।
तो 2024 के चुनाव की अब किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी के परिवारवाद के अटैक से बचने के लिए बदजुबानी पर उतर आए। दरअसल साल दर साल अगर आंकड़े देखें तो पीएम मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। साथ ही एनडीए में दलों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। साल 2014 में एनडीए के साथ 19 दल थे। 2019 में आंकड़ा 21 तक पहुंचा और अभी अगर मौजूदा हालात की बात करें तो फिलहाल एनडीए में 37 दल शामिल हो चुके हैं, यानी कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो आपको बताऊं कि मोदी का बढ़ता हुआ परिवार कैसे सामने है, लेकिन मोदी के परिवार को लेकर के सियासी घमासान में मचा हुआ है। सोशल मीडिया के बाद अब सड़कों पर भी बैनर पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है। मोदी के परिवार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस ने पोस्टर लगाए। दिल्ली की सड़कों पर ये पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने मोदी का परिवार के फेवर में जो पोस्टर लगे थे उनके खिलाफ पोस्टर लगाए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मोदी का परिवार के फेवर में पोस्टर चस्पा किए गए। कपिल मिश्रा ने ये सड़कों पर पोस्टर लगवाए। आईटीओ पर हूं दिल्ली में और कई इस तरीके के तमाम पोस्टर लगे हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीर को अच्छे से दिखाइए। दरअसल आपको देखिए साफ तौर पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा है आईटीओ के पास, जिसके पास बीजेपी हेडक्वार्टर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह लगा है, दिल्ली में कई जगह इस तरह के पोस्टर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा है मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। साफ तौर पर मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। हैशटैग मोदी का परिवार, ये इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग। तो बीजेपी ने जिसे सूत्र वाक्य बताया, अब वो एक सियासी मुद्दा बन चुका है। मोदी का परिवार। एक तरफ बीजेपी इसी बहाने विपक्ष पर अटैक करने में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने में जुटी हुई। और लालू यादव जी ऐसा परिवार की रचना किए, मुझे तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परिवार का ताना बुना ऐसा बुना कि अपने भी अंदर गए, अन्य बच्चों के लिए भी रास्ता खोल दिया। ये कौन सा परिवार है? नरेंद्र मोदी जीते हैं राष्ट्र के लिए, मरते हैं मरेंगे राष्ट्र के। परिवार में है कौन? इनके परिवार में मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, ब्रिजभूषण सिंह और रमेश बिधूड़ी, ऐसे लोग इनके परिवार में हैं। और इन सब के बीच पीएम मोदी अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा पहुंचे। ओडिशा में पीएम मोदी की मेगा रैली होने वाली है। जाजपुर के चंडीखोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है। एक महीने में पीएम मोदी का यह दूसरा ओडिशा दौरा है। 19,600 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की पीएम मोदी ने और वहीं से चुनावी हुंकार भी भरी। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा लगातार जारी है। तेलंगाना के बाद अब पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे हैं। पीएम मोदी के 400 प्लस के लक्ष्य के लिए ओडिशा बेहद खास भी। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा के 21 में से 20 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत मिली थी। वहीं अगर साल 2019 के चुनावों की बात करें तो यहां बीजेपी को 8 जबकि बीजू जनता दल को 12 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई, यानी बीजेडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हासिल हुआ था। वोट प्रतिशत के तौर पर देखें तो बीजेडी को 1.3% वोट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को करीब 17% वोट का फायदा हुआ और कांग्रेस को करीब 12% वोट का नुकसान हुआ। ऐसे मोदी जानते हैं कि 400 प्लस के आंकड़े के लिए ओडिशा में कमल खिलाना जरूरी है। तो कल यानी बुधवार को अब देश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल पीएम मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसलिए सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के बीच बनी सुरंग और स्टेशन से होकर गुजरेगी। इस रूट पर करीब 11 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है। सफर के दौरान करीब आधा किलोमीटर तक मेट्रो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। और आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ के खिलाफ कौन पहुंचा कोर्ट। लेकिन पहले देखिए यूपी पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका सिंह को हटा दिया है।
अब राजीव कृष्णा को यूपी भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हुआ। गांव में बनने वाली नाली और सड़क को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। घर की छत से भी पत्थर बरसाए गए। पथराव में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिर गया। बेसमेंट के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में घायल मजदूरों का इलाज जारी है। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर मंदिर मोड़ के पास 6 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट कर गए, जिसकी वजह से आग का शोला दूर तक फैल गया। एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर्स में धमाका हुआ। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की जान पर बनाई। लोगों को उल्टियां होने लगी और हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल सभी लोगों को माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस खाने को दिया गया था, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा की एक सोसाइटी में इमारत का मेन गेट अचानक गिर गया। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 137 में बने साइबर थम मॉल बिल्डिंग एंट्री के मेन गेट का है। इस हादसे की चपेट में एक महिला आ गई। गेट के नीचे दबी महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया। एक बच्चा भी गेट के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गया जिले के बोधगया प्रखंड के बदगाहा कंचनपुर गांव में ट्रेनिंग के दौरान सेना का एक माइक्रो एयरक्राफ्ट खराब होकर गिर गया। हादसे के वक्त विमान में सेना के 2 पायलट सवार थे। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इस हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल विमान ने गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पुणे के राजीव गांधी चिड़ियाघर से एक तेंदुआ अपने बाड़े से बाहर आ गया। इस तेंदुआ को आइसोलेशन रूम में रखा गया था। तेंदुए के फरार होने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चिड़ियाघर प्रशासन तेंदुए को तलाश करने की मुहिम में लगा है। वहीं वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट पहुंचा है वाराणसी जिला अदालत। ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ को रोकने की मांग की गई। वाराणसी जिला अदालत पहुंचा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। व्यासजी तहखाने के ऊपर नमाजियों की भीड़ को रोका जाए। नमाजियों की भीड़ से तहखाने की छत गिर सकती है, ये कहा जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से। व्यास तहखाने की मरम्मत की इजाजत भी मांगी गई। ज्ञानवापी तलगृह खुलने के जवाब में क्या नमाजी बढ़े? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर हिंदू पक्ष मुस्लिमों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने वालों की तादाद अचानक 3 से 4 गुना बढ़ गई है। तो क्या तलगृह में पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जानने के लिए जब हमने अपना कैमरा नमाजियों के सामने टिकाया तो क्या जवाब आया, ये आप भी सुनिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? पीली कोठी। अरे तो पीली कोठी में भी तो बहुत सारा वो है, मस्जिद है, उधर नमाज नहीं पढ़ते आप लोग? हम लोग यही पढ़ते हैं। ये आप लोग यहाँ पर कब से नमाज पढ़ रहे हैं? हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम जयपुर से आ रहे हैं। अच्छा, आपको वहाँ भी तो मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं? टाइम बहुत कम है, टाइम। कोर्ट के आदेश के बाद 31 जनवरी को ज्ञानवापी में व्यास जी के तलगृह में पूजा अर्चना की गई थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ है। पूजा के बाद से ही जुमे की नमाज में अचानक मुस्लिमों की तादाद में बढ़ोतरी होने लगी। इसी को लेकर अब हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो हिंदू पक्ष का आरोप है कि ज्ञानवापी में पहले के मुकाबले करीब 4 गुना नमाजी बढ़ चुके हैं और ये बढ़ोतरी ज्ञानवापी पर पूजा शुरू होने के बाद शुरू हुई। हिंदू पक्ष का कहना क्या है, अब जरा आंकड़ों के जरिए आप एक करके देखिए। हिंदू पक्ष का कहना यह कि 31 जनवरी से पहले यहां 400 से 500 नमाजी ऑन एन एवरेज आते थे, लेकिन उसके बाद यह संख्या करीब 2000 तक पहुंच गई, यानी संख्या लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी बढ़ती संख्या को लेकर के अर्जी लगाई गई कोर्ट के अंदर। तो वहीं खबर में आगे बढ़ते हैं। भगवान राम को लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ओर से बड़ा हमला किया गया। डीएम के सांसद ए राजा का एक और विवादास्पद बयान सामने आया कि तमिलनाडु के लोग जय श्री राम को स्वीकार नहीं करेंगे। ए राजा कह रहे हैं, वो बीजेपी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप जिस भगवान की बात करते हैं वो असली नहीं है।
ये राजा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रामायण राम में विश्वास नहीं करता। आपका जय श्री राम कहना सिर्फ बेवकूफी है। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி? राजा के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट। डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? हालांकि इंडिया गठबंधन में ए राजा ऐसे अकेले नेता नहीं जो इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर पर एक विवादित बयान दिया। टीएमसी विधायक ने राम मंदिर को अपवित्र बताया और हिंदुओं को वहां नहीं जाने की बात कही। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শোপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শোপিস তৈরি হয়েছে। तो ए राजा और रामेंदु रॉय के बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की। संतों ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हम मांग करेंगे माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल जी से कि उनको तत्काल उनकी सदस्यता रद्द की जाए और ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाए जो सनातन धर्म पर और हिंदुओं पर लगातार कुछ ना कुछ अनर्गल बातें करते रहते हैं। उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम होना चाहिए। तो प्राइवेट फोर में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जय श्री राम के नारे लगे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के नारे लगे। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, मोदी के नारों से भी राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से गुजर रही थी, तभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे और मोदी के नारे लगाने शुरू किए। नारे सुनकर राहुल गांधी खुद गाड़ी से उतरे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के हाथ में आलू दिया और कहा कि आलू से सोना बना तो एक तरफ राहुल गांधी के सामने मोदी और जय श्री राम के नारे लगे, तो दूसरी ओर राहुल ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। क्या कहा राहुल ने, सुनते हैं जरा। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और आगे दिखाएंगे आपको गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा से पहले किसने दिया कांग्रेस को झटका। लेकिन पहले देखिए कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कब होगी एनडीए की बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी। मुंबई में आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल होंगे। खबर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 30 सीटें रखकर बाकी सीटें गठबंधन की दूसरी पार्टियों को देना चाहती है। अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र युवाओं पर केंद्रित होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में पैसा सीधे खाते में देने का वादा करेगी, जो सबसे बड़ा वादा होगा। युवाओं के लिए शिक्षा लोन की ब्याज दरों में छूट दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार के विभागों के खाली पड़े लाखों पद को भरने का वादा होगा। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को पदभार संभालने पर बधाई दी।
उन्होंने यह शुभकामना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। आज सुबह पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई हो। पीएम मोदी का बधाई संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले सोमवार को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पीएम पद की शपथ ली। पंजाब विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों के लिए सीएम मान ने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक राजकुमार छब्बेवाल एक बड़ी मोटरी सिर पर लेकर सदन पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने राज्य का कर्ज कम करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज और बढ़ गया है। वहीं राहुल गांधी की गुजरात यात्रा से पहले कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हुए। अमरीश डेर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात में 7 मार्च से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रहे, जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने खड़े हुए भी लोग बीजेपी में शामिल हो चुके। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस आलाकमान पर देश की भावनाओं का अनादर करने का आरोप लगाया। क्या कारण है, सुनवाते हैं आपको। पहले तो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका स्वीकार करेंगे, और बाद में आपने ही न्योता को डिक्लाइन कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि जो बैठे हुए वहां हैं उनको जनभावनाओं का कुछ ख्याल भी नहीं है और उसका सम्मान भी नहीं है।